हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल&टी फाइनेंस के स्टॉक के बारे में। यहाँ पे एल&टी फाइनेंस का Q3 का अपडेट्स आया है एंड यहाँ पे मैं उसके ऊपर एक डिस्कशन करना चाहता था कि उनका जो लक्ष्य 2026 है वो लक्ष्य 2026 के पे कहाँ खड़े हैं एंड आगे ये स्टॉक पे क्या रखा है, इसको हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो डाला था निफ्टी आईटी के Q3 रिजल्ट्स के प्रीव्यू के बारे में, जहां पे मैंने टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, एलटीएम एंट्री, कोफोर जैसे कंपनीज के Q3 रिजल्ट्स के प्रीव्यू के बारे में बात किया था। मोतीलाल ओसवाल यहाँ पे क्या कह रहा है उसको मैंने डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके मेरे चैनल से चेक कर सकते हैं। HDFC बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, येस बैंक, बजाज फिनेंस, इनके Q3 के अपडेट्स आए हैं, उसको भी मैंने डिस्कस किया है। चेक नहीं किया तो आप जाके चेक कर सकते हैं। एंड डीमार्ट के Q3 के अपडेट के बाद यहाँ पे जो स्टॉक है वो 11% से यहाँ पे बढ़ के क्लोज देता हुआ दिखा था हमें फ्राइडे के सेशन में। पर यहाँ पे जो ब्रोकरेजेस है, ब्रोकरेजेस का कुछ और ही मानना है एंड उसको भी मैंने डिस्कस किया था। आप जाके उसको मेरे चैनल से चेक कर सकते हैं। तो एल&टी फाइनेंस के Q3 के अपडेट्स का अगर हम बात करें तो एल&टी फाइनेंस 2022 के बाद से उनका जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा रिटेल बिजनेस के तरफ जाता हुआ दिखा है। एंड उन्होंने उसके बाद रिटेलाइजेशन ऑफ उनका जो पूरा पोर्टफोलियो है उसको रिटेलाइजेशन करने का उन्होंने स्टार्ट किया है। एंड उनका जो पहला जो पोर्टफोलियो जब उनका 91% रिटेलाइजेशन हुआ था लास्ट ईयर के हिसाब से, वो अब बढ़ के 97% तक जाता हुआ दिखा है। उनका FY26 का टारगेट था कि 80% रिटेलाइजेशन करेंगे, लेकिन अगर हम देखें तो वो अपने टारगेट्स को एक्सीड करते हुए दिखे हैं एंड रिटेलाइजेशन 80% की जगह 97% तक जाता हुआ दिखा। रिटेल डिसबर्समेंट्स की अगर हम बात करें तो वो आता हुआ दिखा है 15,170 करोड़ का। ये ग्रो कर रहा है 4% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम देखें रूरल बिजनेस फाइनेंस, ये गिरता हुआ दिखा है, लेकिन अर्बन फाइनेंस में यहाँ पे फोकस ज़्यादा है एंड ये यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। फार्मर फाइनेंस में भी यहाँ पे हम बढ़ोतरी आता हुआ देख रहे हैं। अगर हम रिटेल बुक के बारे में बात करें, रिटेल लोन बुक यहाँ पे बहुत अच्छा बढ़ा है एट 23% एंड ये एक रोबस्ट ग्रोथ दिखाता हुआ दिख रहा है। तो रिटेल लोन बुक ग्रोथ अच्छा है, रिटेलाइजेशन के नंबर्स भी अच्छे हैं, बस रिटेल डिसबर्समेंट सिर्फ 4% से ग्रो कर रहा है एंड ये क्यों हो रहा है इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं एल&टी फाइनेंस के लक्ष्य 2026 के बारे में। तो उनका जो 26 का टारगेट था वो था 80% रिटेलाइजेशन होना। रिटेलाइजेशन करने से कंपनी का जो रिस्क है वो मिटिगेटेड रहते हैं। होलसेल बिजनेस में रिस्क ज़्यादा रहते हैं, यानी एक अगर उनका 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 जो क्लाइंट है वो अगर डिफॉल्ट करता है तो बहुत बड़ा धक्का या बहुत बड़ा लॉस होता है कंपनी के लिए। रिटेल में वो बहुत ज़्यादा फ्रैगमेंटेड रहता है। तो रिटेलाइजेशन करने का उनका इरादा है और वो 80% रिटेलाइजेशन करना चाहते थे FY26 तक। एंड अगर आप देखें तो वो ऑलरेडी 97% पे पहुंचते हुए ऑलरेडी दिख चुके हैं। बिजनेस ग्रोथ 25% CAGR पे वो करना चाहते हैं। 2022 के बाद जब से उन्होंने स्ट्रैटेजी चेंज किया है, उन्होंने 25% CAGR बिजनेस ग्रोथ अचीव किया है, तो वो भी वहाँ पे भी वो इन लाइन है। जो क्या स्ट्रैटेजीज कर रहे हैं, वो स्ट्रैटेजीज 5 स्ट्रैटेजीज वो ले रहे हैं, जिसमें न्यू कस्टमर्स एक्विजिशन, इंप्रूव क्रेडिट डिलीवरी, यानी जो एसेट क्वालिटी है, एसेट क्वालिटी बेटर करने का उनका लक्ष्य है। तो तीसरा है वर्ल्ड क्लास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि वो लोग फिनटेक की तरफ देख रहे हैं एंड उनका जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फिनटेक तक का मैच करना है। इम्प्रूव ब्रांड विजिबिलिटी, यहाँ पे एल&टी फाइनेंस बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रही थी मार्केटिंग में, तो यहाँ पे ब्रांड विजिबिलिटी पे और मार्केटिंग में यहाँ पे फोकस बढ़ाएगी एंड बिल्ड कैपेबिलिटी, यानी यहाँ पे बेस्ट पीपल हायर करके ये यहाँ पे बिजनेस को आगे लेके जाएंगे। पर यहाँ पे एल&टी फाइनेंस के सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जो माइक्रो फाइनेंस का सेक्टर है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेडविंड्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम देखें तो बोरोवर ओवर लेवरेजिंग बहुत ज़्यादा हो चुका है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। बोरोवर ओवर लेवरेजिंग का मतलब यह है कि एक बोरोवर को लोगों ने या फिर इन कंपनीज ने 4-5 लोन्स ऑलरेडी दे रखे हैं। तो इतना ओवर लेवरेज्ड है एक एक कस्टमर कि यानी बिकॉज उनको 25% से ग्रो करना था तो उन्होंने एक ही कस्टमर को 4 या 5 छोटे छोटे लोन्स दे रखे हैं। तो जब बोरोवर ओवर लेवरेजिंग हो जाता है तो फिर चांसेस ये रहते हैं कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हो जाए। तो बोरोवर ओवर लेवरेजिंग के कारण यहाँ पे सबसे बड़ा जो सेक्टर को यहाँ पे जो प्रेशर आता हुआ दिख रहा है एंड इसके कारण यहाँ पे क्रेडिट कॉस्ट जो है वो ऑब्वियसली बढ़ते हुए दिखे हैं। आइक्रा यहाँ पे मान रहा है कि जो क्रेडिट कॉस्ट 2 से 2.5% तक रहे हैं लास्ट 2 साल में, वो बढ़ के 5.4 से 5.6% तक जाते हुए दिखेंगे। एंड बिकॉज क्रेडिट कॉस्ट यहाँ पे बढ़ेगा
तो एसेट क्वालिटी कंसर्न्स आएंगे एंड सबड्यूड डिस्बर्समेंट्स रहेंगे, जो कि हम ये क्वार्टर एल एंड टी फाइनेंस में भी देख रहे हैं, क्योंकि उनका जो डिस्बर्समेंट है वो सिर्फ 4% से ग्रो करता हुआ दिख रहा है। एंड उसके अलावा शार्प मॉडरेशन इन AUM ग्रोथ 0 to 5% एज अगेंस्ट 25 to 30% प्रीवियस ईयर। जो AUM ग्रोथ पहले 25 से 30% तक होता था, वो अब घट के 0 से 5% तक होता हुआ दिख सकता है। टेलविंड्स फॉर एल फाइनेंस वंस द सेक्टर रिकवर्स, तो एक बार जब, एंड ये एल फाइनेंस का ही कहना है कि अगर जब ये सेक्टर रिकवर करता है, ऑब्वियसली एवरीथिंग इज साइक्लिकल, ये 2 साल अच्छा था, अब 2 साल खराब रहेगा, मे बी उसके बाद हम एक अच्छा टाइम आता हुआ दिखेंगे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के लिए। तो जब माइक्रो फाइनेंस ये कंपनीज हैं वो बेटर करना स्टार्ट करती है, बिकॉज जो माइक्रो फाइनेंसिंग में जो फोकस है एल एंड टी फाइनेंस का, वो तो 2022 के बाद आया, जब उनका पूरा रिटेलाइजेशन हो रहा है, तब पूरे सेक्टर में ही हेडविंड्स आ गए। तो अब ये रहेगा कि जब सेक्टर को टेलविंड्स आ जाएंगे या सेक्टर अच्छा हो जाएगा, तो एल एंड टी फाइनेंस यहाँ पे वन ऑफ द मेजर का फ़ायदा उठा पाएगा। तो एल एंड टी फाइनेंस ये कह रहा है कि उनको लग रहा है कि यहाँ पे डिस्बर्समेंट बढ़ता हुआ दिखेगा वंस सेक्टर बेटर हो जाता है, क्रेडिट कॉस्ट इंप्रूव होता हुआ दिखेगा, एंड नेट मार्जिन एंड ROA बेटर होता हुआ दिखेगा। ROA में हम ऑलरेडी माइल्ड ग्रोथ आता हुआ देख रहे हैं एल एंड टी फाइनेंस में। तो ओवरऑल जब यहाँ पे सेक्टर बेटर परफॉर्म करेगा, तो सबसे ज़्यादा फायदा यहाँ पे एल एंड टी फाइनेंस को ही आता हुआ दिख सकता है, ये एल एंड टी फाइनेंस का मानना है। अगर हम लास्ट 10 साल के परफॉर्मेंस की हम बात करें, तो अगर आप देखेंगे मार्च 2020 के बाद से यहाँ पे हमने एल एंड टी फाइनेंस में रेवेन्यू यहाँ पे गिरते हुए दिखे थे। मार्च 2021-2022 में रेवेन्यू गिरे थे एंड प्रॉफिट भी हमें गिरते हुए दिख रहे थे। अब उसके बाद यहाँ पे मार्च 2022 में, अक्टूबर 2022 में यहाँ पे एल एंड टी फाइनेंस ने अपना जो स्ट्रैटेजी है वो बदला, एंड वो बहुत ज़्यादा रिटेल फोकस पे आते हुए दिखे। एंड उसके बाद हमने थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखा है उनके नंबर्स में, पर देखें तो लास्ट ईयर का जो नंबर है वो जाके प्री कोविड लेवल्स तक पहुंचता हुआ दिख रहा है। एंड अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स देखें तो वो प्री कोविड लेवल्स को ब्रीच करता हुआ दिखा। प्रॉफिटेबिलिटी में भी देखें तो प्रॉफिट्स भी अगर हम देखें तो वो जो लास्ट ईयर के प्रॉफिट है वो प्री कोविड लेवल यानी मार्च 2019 के लेवल तक पहुंचता हुआ दिखा। तो रिटेलाइजेशन ऑब्वियसली थोड़ा बहुत वर्क ज़रूर कर रहा है। अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें तो 10 ईयर्स कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इनका 10% का है, एंड प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे 14% है, लेकिन स्टॉक सिर्फ 9% से ही भागा है लास्ट 10 साल में। लेकिन लास्ट 5 साल तो हम नहीं देख सकते, ऑब्वियसली कोविड के बाद उन्होंने अपना स्ट्रैटेजी भी बदला है, एंड कोविड के कारण बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन आया था। लास्ट 3 साल देखें तो जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ सिर्फ 1% है, लेकिन कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 48% से ग्रो कर रहा है। एंड लास्ट 3 साल में अगर हम स्टॉक देखें तो स्टॉक 21% से भागा है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में अगर हम सेल्स ग्रोथ देखें 14% से ग्रो किया है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 42% का है, लेकिन स्टॉक 16% से डाउन गया है। तो ऑब्वियसली अभी स्टॉक में बहुत ज़्यादा प्रेशर आया है बिकॉज सेक्टोरल हेडविंड्स ज़्यादा हैं। लेकिन हाँ, एक बार जब सेक्टोरल हेडविंड्स हटते हैं तो एल एंड टी फाइनेंस यहाँ पे बेटर परफॉर्म कर सकता है। एंड अगर हम देखें वैल्यूएशन का कंफर्ट भी बहुत है। अगर एल एंड टी फाइनेंस का पी देखें तो सिर्फ 13 के पी में ही यहाँ पे चलता हुआ दिख रहा है। तो हाँ, एक बार हमें एज इन्वेस्टर्स यहाँ पे इस पूरे सेक्टर को, पूरे कंपनी को हमें ट्रैक में रखना चाहिए एंड देखना चाहिए कि कब यहाँ पे टेलविंड्स या फिर हेडविंड्स हटते हैं एंड ये सेक्टर रिकवर करता है। रिटर्न प्रोफाइल अगर देखें तो ऑब्वियसली एक वीक में ये 4% से ग्रो कर रखा है, लेकिन अगर हम देखें 6 महीने में 24% से स्टॉक डाउन है, 1 साल में 14% से स्टॉक डाउन है, लेकिन हाँ 3 साल में 81% का रिटर्न है, 5 साल में सिर्फ 21% का है, एंड 10 साल में 107% का रिटर्न आता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल देखें स्टॉक में लाइक जब ये सेक्टर को टेलविंड्स मिलेगा तो ये स्टॉक को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है, एंड एज इन्वेस्टर्स हम इसको ट्रैक में ज़रूर रखेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।